ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। कोयला घोटाले के मामले में नाम सामने आने के बाद अभिषेक बनर्जी की पत्नी को समन देने के लिए सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची। सीबीआई की टीम ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस दिया। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज किसान नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने किसानों के आंदोलन के बीच आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यूपी के किसान नेताओं से बात कर रहे हैं। किसानों और केजरीवाल के बीच कृषि कानूनों को लेकर चर्चा हो रही है। दिल्ली विधानसभा में हो रही ये बैठक अहम मानी जा रही है। इसी महीने 28 तारीख को आम आदमी पार्टी यूपी में महापंचायत भी करने वाली है। कानून एक तरह से किसानों के लिए डेथ वारंट है। अगर ये तीनों कानून पास हो जाते हैं, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, सबका क्यों? तो देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। राजस्थान के चौमू में संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का टोल मुक्त करवाने को लेकर विरोध देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन से महिला किसान भी शामिल दिखी। किसानों ने टोल बूथ का घेराव कर टोल मुक्त करवाया। मौके पर पुलिस का भारी बल दस्ता मौजूद था। कोरोना काल में पहली बार बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा समेत पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कृषि कानून पर चर्चा हुई और चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया। इस बैठक में पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार में होने का मतलब ये नहीं कि हम जनता से अलग हो जाएं। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा, पीएम ने कहा है हमको जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जनता के बीच जाना होगा। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी जनता तक पहुंचानी होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के प्रयागराज पहुंची। प्रियंका गांधी का जबरदस्त स्वागत किया गया। निषाद समुदाय के लोगों के बीच प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, मौजूदा सरकार खनन माफियाओं के लिए काम कर रही है। एनजीटी के नियम निषाद समुदाय के लोगों के हित में नहीं बल्कि उद्योगपतियों के फायदे के लिए लागू किए गए हैं। इस पूरे समुदाय के साथ, क्योंकि अगर खनन माफिया यहाँ पे खनन कर सकती है तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका अधिकार है पट्टों पे, जिनका अधिकार है इस जमीन पे, जिनका अधिकार है इस नदी पे, वो क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल है सरकार से। गुजरात निकाय चुनाव के लिए आज मतदान जारी है। अहमदाबाद में अमित शाह ने भी आज मतदान किया। अमित शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा सब जोनल कार्यालय में मतदान किया। इस दौरान शाह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद थे। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर और जामनगर में आज ये मतदान चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और AIMIM भी चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की PF5 पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली में शाहीन बाग में PF5 दफ्तर पर एसटीएफ ने छापा मारा। रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। PF5 के कई ठिकानों पर छापा मारा गया। यूपी एसटीएफ PF5 स्टूडेंट विंग के रऊफ शरीफ को केरल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। रऊफ शरीफ के खिलाफ हाथरस में दंगा भड़काने के लिए फंडिंग और यूपी में CAA प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोगों को संबोधित करेंगे। सीएम उद्धव के संबोधन से पहले तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए सीएम बड़ा फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस के बीच नए स्ट्रेन ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। 28 फरवरी तक स्कूल और कॉलेज दोनों बंद रखने का फैसला लिया गया है। ये गाइडलाइंस कल से लागू होंगी। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ गया है। लगातार दूसरे दिन सामने आए 6000 से ज्यादा नए मामले। मुंबई में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर बीएमसी ने बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए 1305 इमारतें सील की हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक किसी बिल्डिंग में 5 या उससे ज्यादा कोरोना के केस मिलते हैं तो फिर पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। मुंबई में सिर्फ एक दिन में मास्क नहीं पहनने और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 15,000 लोगों पर कार्रवाई की गई। बिना मास्क पर बीएमसी और रेलवे का भी एक्शन देखने को मिला। 2900 यात्रियों से जुर्माने में 6,25,000 रुपए वसूले गए। बिना मास्क पहने लोगों पर यह कार्रवाई 1 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच की गई है। कोरोना संकट को देखते हुए देर रात मुंबई के बांद्रा इलाके में 5 पबों में बीएमसी के अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पब में काफी भीड़ थी। सभी ग्राहकों को चेतावनी और मास्क लगाने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया, जबकि पब से संबंधित कर्मचारियों पर बांद्रा पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया, हम एक बार फिर लॉकडाउन की दिशा में बढ़ रहे हैं और ऐसी आशंका होने लगी है। सामना में लोगों से एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क पहनने की अपील भी की गई। फिर से लॉकडाउन नहीं होगा तो नियमों का सख्ती से पालन करो। यवतमाल में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच नाइट कर्फ्यू लगाया गया। कल रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा। यवतमाल में नाइट कर्फ्यू के समय कुछ लोग बाहर निकले, उनसे प्रशासन ने जुर्माना वसूला और कोरोना के लिए जागरूक किया। देश में कोरोना संक्रमण के केस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 14,264 नए मरीज आए, जबकि एक दिन में 90 लोगों की मौत भी हुई। नए मामलों के बाद अब देश भर में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,09,77,000 से ज्यादा हो चुका है। देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,45,000 से ज्यादा है। अब तक 1,06,90,000 के करीब लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में कुल कुछ राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में ज्यादा मौतें हुई हैं। देश में कोरोना को मात देने के लिए लगातार टीकाकरण अभियान भी जारी है। अब तक 1,10,00,000 फ्रंटलाइनर्स को टीका लगा है। पुलिस और सेना ने अनंतनाग के जंगल में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। आतंकी ठिकाने से हथियार बरामद हुए। मौके से 3 AK-56 राइफल, 2 चीनी पिस्तौल, 2 चीनी ग्रेनेड, 1 दूरबीन, 6 AK मैगजीन और बाकी सामान बरामद किया गया। कृष्णा ढाबा फायरिंग केस में गिरफ्तार आतंकी ने दिया था आतंकी ठिकाने का सुराग। शुक्रवार को पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था। शुक्रवार को श्रीनगर के बारजुला में हुए आतंकी हमले में आतंकियों का तलाश लगातार अभियान के रूप में आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को आतंकी हमले में 2 पुलिस वाले शहीद हुए थे। घात लगाए लश्कर के आतंकी ने पुलिस वालों को निशाना बनाया था। सीसीटीवी में कैद हुआ था आतंकी। भारत और चीन के बीच रात 2 बजे तक 10वें दौर की बातचीत हुई। 16 घंटे की इस मीटिंग में दूसरे चरण के डिसएंगेजमेंट पर चर्चा हुई। भारत और चीन के बीच करीब 16 घंटे तक बातचीत हुई। डिसएंगेजमेंट के तहत दूसरे इलाकों से सेनाएं हटाने पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में पूर्वी लद्दाख, टेपसांग प्लेन्स, साथ ही गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने पर भी बातचीत हुई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। बीते 12 दिनों से लगातार बढ़ रहे थे दाम। दिल्ली में आज पेट्रोल 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तेल के दाम में बढ़ोतरी न होने से आज राहत लगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे बदलाव होता है। देश के कुछ हिस्से में पेट्रोल के दाम दहाई का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में आरोपी 25 साल के रिंकू को बुरी तरह से मारते पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 10 फरवरी को एक बर्थडे पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर आरोपियों और रिंकू के बीच बहस शुरू हो गई थी। बात हाथापाई तक पहुंची। लड़ाई में शामिल कुछ लड़के रिंकू के घर पहुंचे और उसे चाकू मार दिया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 25 साल के रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने दीन मोहम्मद, दिलशान, फयाज और फैजान को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मंगोलपुरी के ही रहने वाले हैं। अब तक 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। जयपुर के सांगानेर इलाके में एक पेट्रोल पंप पर हथियारों की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एक पेट्रोल पंप में 2 अलग अलग स्कूटी गाड़ियों में सवार होकर 4 लोग आए। यहां इन्होंने अपनी गाड़ी से नीचे उतरते ही पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी को बंदूक दिखाया और उसे डराते धमकाते हुए रुपयों से भरा बैग मांगा और लेकर चलते बने। वारदात शनिवार देर रात की है। यूपी के कासगंज कांड का मुख्य आरोपी और शराब माफिया मोती धीमर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सिपाही की हत्या में वांटेड था। शराब माफिया मोती धीमर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मोती धीमर की तलाश में छापेमार कार्रवाइयां भी की गई थी। पुलिस के मुताबिक काली नदी के पास बदमाशों को घेरा गया था। बदमाशों और पुलिस के बीच चले एनकाउंटर में मोती धीमर मारा गया। मोती धीमर के पास से दारोगा की लूटी पिस्तौल भी बरामद की गई। इससे पहले मोती धीमर के भाई का भी वारदात के अगले दिन एनकाउंटर किया गया था। 9 फरवरी को दारोगा और सिपाही मोती धीमर के गांव में नोटिस चस्पा करने गए थे और इस दौरान मोती धीमर और उसके गुर्गों ने सिपाही की हत्या कर दी थी और दारोगा को बुरी तरह से पीटा था। चमोली के तपोवन में रेस्क्यू अभी जारी है। सुरंग से 5 और शव बरामद किए गए हैं। अब तक 67 लोगों के शव मलबे से बरामद हो चुके हैं। 14 दिन से तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब भी 100 से ज्यादा लोग लापता है। रैणी गांव में भी लापता लोगों की तलाश जारी है। इधर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस समेत कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। एमपी के उज्जैन में यात्रियों के साथ बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। सूरत से ग्वालियर जा रहे यात्री बस को चेकिंग के लिए रात भर रोके रखा गया। सीधी बस हादसे के बाद चेकिंग अभियान के तहत बस सहित यात्रियों को
नगर निगम के डिपो में शिफ्ट किया गया। पूरी रात ठंड में ठिठुरते रहे लोग, अलाव जलाकर बच्चे और महिलाओं ने रात काटी। अयोध्या में बीमारी की हालत में बेड पर है लावारिस लाशों के मसीहा मोहम्मद शरीफ। 1 साल बाद भी नहीं मिला पद्म अवार्ड। 83 साल के मोहम्मद शरीफ को 1 साल पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म अवार्ड से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ था। अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं मोहम्मद शरीफ। रामनगरी अयोध्या को कोविड के बेहतरीन प्रबंधन के लिए मिला है अवार्ड। कोविड के दौरान बेहतरीन काम और इंतजाम को लेकर अयोध्या को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। कोरोना काल के दौरान अयोध्या के लोगों के बीच विशेष जागरूकता देखी गई। यहां स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर रिहायशी इलाकों तक में जागरूकता अभियान देखा गया। यूपी के कई जिलों में से अयोध्या को इस अवार्ड के लिए चुने जाने के बाद अयोध्या के डीएम अनुज झा ने खुशी जाहिर की। को नियंत्रित करने का काम हो, तो ये पूरा जो काम है वो इस मिशन के साथ किया गया था, एक कमिटमेंट के साथ किया गया था कि किसी भी दशा में महामारी को हावी नहीं होने दिया जाएगा जनपद पे। स्कॉच जो एक प्राइवेट संस्थाओं के बीच में एक अच्छा जो है अवार्ड माना जाता है, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज करके और गोल्ड अवार्ड से जनपद अयोध्या और इसके प्रशासन को। बिहार के बोधगया के मगध विश्वविद्यालय में स्टूडियो निर्माण को लेकर बैठक हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निदेशक जेपी नड्डा, संयुक्त निदेशक नागेश्वर नाथ ने हिस्सा लिया। EMMRC यानी एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर को लेकर गहन विचार विमर्श भी हुआ। नए स्टूडियो को लेकर पटना दूरदर्शन के रिटायर्ड इंजीनियर आरिफ हुसैन भी बैठक में शामिल हुए और EMMRC को लेकर अपनी जानकारी साझा की। EMMRC बनने पर मगध विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी और देश भर के शोधार्थी और शिक्षक इसका लाभ ले पाएंगे। EMMRC भारत सरकार के शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि केवल भारत के 22 विश्वविद्यालय में ही है। बताया जा रहा है कि स्टूडियो के स्थापित हो जाने के बाद शिक्षकों को क्लासेस के लिए शिक्षण सामग्री बनाने में सहूलियत होगी और ये सराहनीय कार्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की कर्मठता से ही संभव हो सका है। अमेरिका के कोलोराडो में भयंकर हादसा हुआ। प्लेन के इंजन में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया। कमर्शियल प्लेन के इंजन में आग लगने पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बताया जा रहा है कि रनवे से उड़ान भरते ही प्लेन के इंजन में आग लग गई। आग लगने के बाद प्लेन में अफरा तफरी मच गई। प्लेन में क्रू मेंबर समेत 241 लोग सवार थे। रूस में इंसानों में बर्ड फ्लू से वायरस के ट्रांसमिशन का पहला मामला सामने आया। इसे लेकर रूस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बर्ड फ्लू का वायरस इंसानों में पाया गया है। रूस के एक पोल्ट्री फार्म के 7 कर्मचारी बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल बर्ड फ्लू से संक्रमित सभी लोग ठीक बताए जा रहे हैं। नासा के अंतरिक्ष में चमका भारतीयता का सितारा। चर्चा में आई स्वाति मोहन की बिंदी। स्वाति मोहन भारतीय मूल की अमेरिकी साइंटिस्ट हैं जो कि कैलिफोर्निया के नासा के लेबोरेटरी में काम करती हैं। बता दें कि स्वाति मार्स परसिवरेंस रोवर मिशन की गाइडेंस एंड कंट्रोल्स ऑपरेशंस को लीड कर रही हैं। नासा के रोवर मिशन ने जब मंगल पर लैंड किया तो दुनिया ने ये तस्वीर देखी। बिग बॉस 14 का सफर अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुका है। आज बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले है। दर्शकों को इस सीजन का विनर कुछ ही घंटों में मिल जाएगा। 5 महीने से ज्यादा वक्त तक लड़ाई झगड़े, दोस्ती, प्यार और एंटरटेनमेंट के बाद आज फिनाले है। करीना कपूर और सैफ अली खान दूसरी बार बने पेरेंट्स। करीना कपूर ने आज सुबह एक बेबी बॉय को जन्म दिया। खबर आते ही फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।